आ कथी आ यानी प्रथम अध्याय, आदि पर्व मतलब प्रथम अध्याय, ठीक है ना। वो सब याद रखना। अब जो बात सब आएगा कौरव तौरव वाला बात सब जो आएगा तो फिर पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखे हुए थे क्या कि कहां तक देखे हुए थे कि धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, ये तो तीन भाई हो गया, आप समझो, है ना, क्योंकि वेद व्यास का बेटा तीनों हो गया, बेशक मम्मी तीनों अलग अलग, है ना। तो चलिए अब देखिए यहां बंधुत्व जाति और वर्ग, ठीक है, चैप्टर है। पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े हुए थे 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात, ठीक है। और इसमें भी देखिए आरंभिक समाज जो हम लोगों का रहा है सो कैसा रहा है, लड़ाई झगड़ा कैसे क्या हुआ, कैसे समाज चलता था, इस सब के बारे में, ठीक है। देखिए पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेकों परिवर्तन हुए। पिछले अध्याय में हम लोग यही सब पढ़े हुए थे कि किस तरह से आर्थिक ना राजनीतिक परिवर्तन सब आ रहा था जिस तरह से, ठीक है। और परिवर्तन जो हुआ तो विभिन्नता वगैरह भी हुआ, ठीक है। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा, बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो बदलाव तो मतलब कुछ तो आया, यानी परिवर्तन होने से क्या हुआ, समाज पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, ठीक है, हुआ। उदाहरण वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ था, किस तरह से, ठीक है, जिससे किस तरह से कृषि का विस्तार हुआ था वन क्षेत्र में, जैसे बताया गया था ना कि ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने के लिए, ठीक है। वहां रहने वाले लोगों के जीवन शैली में भी परिवर्तन आया, ठीक है। शिल्प विशेषज्ञ के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने, यानी कि संपत्ति का जो असमान वितरण हुआ, बंटवारा जो हुआ, जो असमान रूप से हुआ, बराबर रूप से नहीं, इतने सामाजिक विषमताओं, यानी विषमताओं का मतलब क्या, अलग अलग विभिन्नता की तरह बात को अधिक प्रखर बना दिया, मतलब कहीं ना कहीं समाज में क्या बना दिया, विभिन्नताएं पैदा हुआ, है ना, समाज में। इतिहास मतलब कहने का कि जो भी अनाज उपजाने के लिए जो नई नए तकनीकी जो लाया गया तो सबको उसका फायदा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों में विषमताएं आई, यानी विभिन्नताएं आई। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए, और इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्य परंपरा का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, यानी कुछ जो ग्रंथ थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में भी प्रस्तुत करते थे, जो भी टिप्पणियां होती थी समाज में प्रस्तुत करते थे, मतलब समझ करके चीजों को। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ इतिहास अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ जो एक प्रकार से अभिलेख की तरह किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, यानी जो समुदाय होता था उस समुदाय के अनुकूल जो है ग्रंथ को लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, बहुत जरूरी होता है भाई, कि जब समाज के सामुदायिक स्तर को समझते हुए ग्रंथ को जो लिखा जाता है तो ग्रंथ के बारे में समझना जरूरी हो जाता है कि ग्रंथ लिखा किसने भाई, क्या लिखा गया ग्रंथ में समझना जरूरी हो जाता है, किनके लिए लिखा गया ये भी जरूरी हो जाता है, कि ग्रंथ में किसने लिखा, ग्रंथ में क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इस ग्रंथ की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो एक तो हो गया किसके लिए, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, क्या लिखा, और अगर लिखा तो किस भाषा में लिखा, इसका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ, किस तरह से इस
ग्रंथ के बारे में लोगों को प्रचारित किया गया। यदि हम इस ग्रंथ का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि रीति रिवाज व्यवहार कैसा किस तरह से हुआ करता था, सबके बारे में, ठीक है। व्यवहार रीति रिवाज सब जानता है ना, का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथ में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोक से अधिक है। बिल्कुल बताए थे। देखो, अब अभिलेख की तरह ही, मतलब महाभारत में बहुत सारे चीजों को बताया गया। मतलब अभिलेख होता है, ग्रंथ होता है। महाभारत एक प्रकार से क्या है, ग्रंथ भी तो कह सकते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि पहले तो आपको यह समझना है कि जो भी ग्रंथ होता है, अभिलेख होता है, तो किसने लिखा, उसमें क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, सबके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो हर एक ग्रंथ को जानना तो चाहिए ही चाहिए। तो जिसमें से इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, एक महाकाव्य जो होगा, ग्रंथ जो होगा, वो महाभारत। ठीक, उस महाभारत में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो महाभारत को लगभग 1,00,000 श्लोक से अधिक है इसमें, और अलग अलग सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा भी इसमें बताया गया है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। लगभग तो हुआ ना भाई, 400 ईसा पूर्व से 400 तो लगभग 800 के समथिंग हो जाता है, ठीक है। या 500 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, 400 ईसा पूर्व को, ठीक है। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। बिल्कुल सही बात। मतलब कहने का कि इसमें निहित कुछ कथा जो है इस काल से पहले भी प्रचलित रही होगी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवार, महाभारत की जो कथा, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। महाभारत की जो कथा है, 2 परिवारों की युद्ध की कथा है। महाभारत की कथा क्या है, तो 2 परिवारों के बीच में जो युद्ध हो गया उसकी कथा है, ठीक है। उसके बारे में चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के कुछ भाग, इस ग्रंथ मतलब महाभारत ग्रंथ, ठीक है, अलग अलग सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड, यानी इस ग्रंथ के कुछ भाग में ऐसा भी है कि अलग अलग सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार मानदंड, ठीक है, तय करता है कि क्या है। यदा कदा, यानी किंतु हमेशा नहीं, यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल सही बात। यानी इस ग्रंथ के अनुसार कोई भी पात्र, जो भी पात्र है, पात्र मतलब जो रोल खेला है, जैसे हम बोलते हैं ना कि शांतनु था या धृतराष्ट्र पांडु, जो पात्र बोलते हैं ना, जैसे नाटक ड्रामा होता है तो पात्र जैसे रोल खेलता है, हीरो हीरोइन। जैसे कोई फिल्म हुआ तो हीरो हीरोइन जो रोल खेलता है या गुंडा रहता है तो वो क्या हो गया, पात्र हो गया, ठीक है, उसको पात्र बोलते हैं, ठीक है। जो रोल खेलता है उसको क्या बोलते हैं, पात्र। मानदंडों का अनुसरण करते दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। मानदंडों का अनुसरण और उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, क्या इंगित करती है। चलिए, अब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का मतलब यह हुआ कि कई संस्करण से मिल करके जो एक बड़ा संस्करण बनता है तो उसे समालोचनात्मक संस्करण कहते हैं। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर ने के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, अब देखो, महाभारत का
समालोचनात्मक संस्करण का मतलब क्या हुआ कि कई छोटे छोटे संस्करण को मिलाकर के एक समालोचनात्मक संस्करण। तो कहने का मतलब क्या कि कहने का मतलब कि 1919 इसमें जो प्रसिद्ध संस्कृत के जो विद्वान थे B.S. सुखथांकर, उसके नेतृत्व में जो है ना, जो भी महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई, अनेकों विद्वानों ने क्या किया, मिल करके अनेकों विद्वानों ने मिल करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया कि हम लोग महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि छोटी छोटी बातों को ना, संस्करण को जोड़ करके एगो बहुत बड़ा बनाते हैं और तब जा करके, है ना। अब इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के अलग अलग भागों से अलग अलग लिपियों में लिखी गई महाभारत। मतलब क्या, अलग अलग भागों से अलग अलग लिपि में, लिपि की बात कहा जाएगा तो महाभारत को जैसे संस्कृत ऑप्शन में ज्यादा देता है, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में, नेपाली भाषा में, और भी कई प्रकार के लिपि, ठीक है। लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृति, महाभारत की संस्कृति पांडुलिपियों को एकत्रित किया। अब जो भी अलग अलग भाषा में लिखा गया था, सबको एक संस्कृत या पांडुलिपि को एकत्रित यानी तैयार किया गया। अब जैसे कि हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हुए थे, खरोष्टी लिपि हो या ब्राह्मी लिपि हो, सबको कन्वर्ट करके समझना था, सबको मतलब बदल करके समझ लिया जाता था। तो जो अलग अलग भाषा में जो भी संस्करण लिखा गया था, सबको समेट करके एक समालोचनात्मक संस्करण बना दिया गया। अब परियोजना पर काम करने जो भी ये जो जिम्मा उठाया था वैज्ञानिकों ने, ठीक है, परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोक, देखो सभी पांडुलिपियों में मतलब सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले जो भी श्लोक थे, उसकी तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। मतलब अब उस श्लोक का चयन मतलब चुनाव किया गया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। कितने? 47 वर्ष लगे। किस परियोजना को? कि छोटे छोटे संस्करण को एक समालोचनात्मक संस्करण के रूप का आकार देना। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर करके सामने आई। क्या आई? पहली बात है जो संस्कृत के प्रक्रिया में संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। मतलब पहली बातें क्या निकल करके आई कि संस्कृत के जो भी कई पाठ थे, है ना, अनेकों अंशों में समानता थी। मतलब तो जो भी संस्कृत का पाठ था ना, उसमें देखा गया कि उसका जो भी छोटी छोटी बातें था, अंश था उसका, तो उसमें समानता मिलता था। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे यानी पूरा उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को मिली। मतलब कहने का क्या, अब अपने भारत में और नेपाल तक में, तब तो नेपाली भाषा में भी है ना उसका, ठीक है। दूसरी बात तो, पहली बात तो ये देखने को मिला, और पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा उपमहाद्वीप अगर कहा जाए तो उत्तर में जो कश्मीर से लेकर के और नेपाल से लेकर के दक्षिण केरल तमिलनाडु इत्यादि सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को मिला। मतलब पहला पॉइंट ये निकल करके आया। दूसरी बात क्या
कि जो स्पष्ट हुई वह यह थी, क्या थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान यानी समय जो महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर जो है सामने आया। मतलब कहने का क्या है कि शताब्दियों, शताब्दी तो समझ में आ रहा, प्रथम शताब्दी 100 ईसा, ठीक है, के दौरान महाभारत के जो भी प्रेषण में अनेकों क्षेत्रीय मतलब कई प्रकार के क्षेत्रीय प्रभेद मतलब भेद विभेद भी उभर करके सामने आया। इस प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। अब 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इस प्रभेदों का ब्यौरा देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुड प्रक्रियाओं के घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपरा और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। मतलब क्या कि प्रभावशाली परंपरा सब जानता है, प्रभावशाली परंपरा की एक प्रकार से कहा रहा जो प्रभाव पड़ा हुआ था परंपरा पर या अच्छा परंपरा कहा जाए, या फिर कमजोर लचीला परंपरा विचार बात विचार, यानी कि कहने का मतलब अच्छा से अच्छा विचार और कमजोर से कमजोर विचार आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। मतलब सब तरह, जैसे कि कहने का मतलब क्या, अब कहता है कि महाभारत देखेगा, देखो जैसे किसी भी चीज को देखने के लिए बुरे चीजों से गुजरना, जैसे देखो अब फिल्म जो बनता है या कुछ भी जो बनता है तो बना अच्छा चीज रहता है, बुरा चीज नहीं है। फिल्म या कोई नाटक ड्रामा बना तो बुरा चीज नहीं है, तो उसमें अच्छा चीज बताने के लिए कुछ बुरे चीजों को दिखाया जाता है। ठीक, अब बुरे चीजों को दिखाया जाता है तो अब आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप बुरे चीज को लेकर के रख लिए अपने पास, अच्छा चीज को छोड़ दिए। कोई जो व्यक्ति होगा अच्छा तो वो सोचेगा कि अच्छा चीज को उसमें से निकाल लेगा, बुरा चीज को छोड़ देगा। तो अब तो मतलब कई तरह की, एक देखिए फिल्म, हर एक फिल्म जो बनता है तो कुछ समाज को सुधारने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, अच्छा बताने के लिए। लेकिन यहां बात ये अब होने लगा, जैसे पहले क्या मूवी, अब का जो मूवी होने लगा, तो पहले क्या था, एक मूवी जो बनता था तो इस तरह से होता था बातें कि बस जो पॉइंट बाय पॉइंट जो बात हो वो सब, या फिर जिस तरह से पहले नॉलेज होता था उस हिसाब से उभार दिया। अब क्या करता कि हो सकता है कि बच्चा 2 घंटा 3 घंटा या कोई व्यक्ति 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा नहीं देखे, तो अब क्या करता है कुछ ऐसा ऐसा चीज बीच में डाल दिया जाता है ताकि आकर्षित होकर के, फिल्म देखेगा नहीं लेकिन ऐसा ऐसा चीज हम डालेंगे, जैसे कॉमेडी हो गया, कुछ मतलब गलत दृश्य सब हो गया, डाल देता है, क्यों, ताकि फिल्म को देखे। उस बहाने से भी अगर देखने के लिए आएगा तो जो इस फिल्म में बताया गया है वो अपने जीवन में उतारे या फिर इस चीज को समझे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छी परंपरा को भी दिया गया और बुरे परंपरा जो भी कुछ नर्मदा वाली बातें हैं, है ना। अब महाभारत जैसे दिया गया तो महाभारत में अच्छा से अच्छा ज्ञान है, और अगर नहीं सीख पाया लड़का या कोई भी व्यक्ति तो मान लो कि उससे गलत व्यवहार करने लगेगा, मतलब भाई भाई में लड़ाई कर लेगा, क्योंकि भाई भाई का लड़ाई है महाभारत। तो अब समझेगा कि भाई एक भाई जो है दूसरे भाई से मतलब क्या करता है, लड़ाई करने लगता है। तो अब उसमें डिपेंड करता है कि कोई बच्चा सीखेगा तो कहेगा हम लड़ाई करो लगा, वो एक अलग बात है, लेकिन दिखाया तो गया है, बताया तो गया है, वास्तविकता तो है। तो इस संवाद द्वंद्व और मत्यक्य दोनों को ही चित्रण करते हैं। वही बात जो हम बोले, संवाद द्वंद्व और मत्यक्य दोनों को ही चित्रण करते हैं। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में अब यहां देखिए, समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया गया है। जो ऊपर जो दिया गया है, जो बड़े समालोचनात्मक किस तरह से किया गया कि छोटे छोटे चीजों को जोड़ा गया, इस तरह से मतलब अलग अलग भाषा में लिखा गया था, उसको निकाल करके फिर जोड़ा गया, तो यही बातें ऊपर में दिया गया। ठीक है, तो इस समय ज्यादा ये नहीं समझना कि क्या है। ठीक है,
समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। वो एक छोटा मुद्रण जो छोटा सा है वो अलग अलग पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है, जो अलग अलग पांडुलिपि में है, जो हमको भी नहीं आएगा पढ़ने या तुमको भी, ठीक है। हाँ, तो उन्हें पढ़ के सुनाएंगे, जिन्हें ध्यान पूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। अब मतलब एक ये दे रहा कि ये इसमें ये बताया जा रहा कि अलग अलग पांडुलिपियों का था आज, जो कि सबको इस तरह से जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें कहां थे हम लोग? हाँ, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ, और ये जो सभी प्रक्रिया है, इस सभी प्रक्रिया के बारे में जो हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथ पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए, ब्राह्मणों के द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते थे, यानी करते समय इस ग्रंथ को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। अब इस ग्रंथ में मतलब जो भी लिखा गया था हो सकता है उस समय में उसी तरह का व्यवहार हुआ करता था। कालांतर में विद्वानों ने पाली प्राकृति, यानी सब क्या हो गया देखो, पाली प्राकृत ये भी बताए थे ना, है ना, तमिल ग्रंथ के माध्यम से अन्य परंपरा का अध्ययन किया गया। अभी जो पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ये सब पीछे हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। और इस अध्ययनों से, यानी इस अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इस आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण, यानी समाज के इतिहास के, यानी पुराने चीजों को फिर पुनः से निर्माण की व्याख्या भी करते हैं, तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब बंधुत्व एवं, ठीक है, बंधुत्व एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो विवाह जो होता, बंधुत्व तो वैसे तो कल बताए भी थे ना, बंधुत्व जाति वर्ग, क्या बंधुत्व मतलब क्या हुआ, जो आसपास में जो रहता है भाई बंधु इत्यादि वगैरह, जिसको दोस्त वगैरह जो भी आसपास में, हमारे आसपास में मेरे भाई बंधु है। जैसे तुम यहां से दिल्ली मुंबई जाएगा सपोज मान लो, तो तुम भी रहेगा, तुम्हारे टोला का कोई आदमी रहेगा, तो ये तुम्हारे मालिक पूछेंगे या कोई भी मतलब वहां का आदमी उसको मारेगा पीटेगा, तो क्या कहेगा, ये मेरा ही बंधु है, छोड़ दो, है ना, एक इस प्रकार से, ठीक है। या फिर एक जाति होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। अब परिवार के बारे में कुछ जानकारी। अब देखिए परिवार, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे खड़ा हो, यहाँ के परिवार में क्या आदमी है, 5 आदमी, केकरा केकरा कह लिए परिवार में क्या सब है? पहले वाला ठीक छला, पहले वाला ठीक छला, 5 कहलिए ना, हाँ वो ठीक छला, कहियो आप ये सब, हाँ एक बहुत नीक बात। अहाँ खड़ा हो, कहियो 6 आदमी, केकरा केकरा, हाँ ठीक है, और खड़ा हो गया, रहो ना, कोई दिक्कत, कहियो केना जुड़ा लिया, हाँ हाँ
हाँ ठीक, उठे कहियो। एकर बाजा के स्टाइलो हमरा हिला दिया। हाँ कहियो। हाँ हाँ भगल। अच्छा ठीक है। अहाँ के बाबा दादा है कि नहीं है, लेकिन ओकरा बुरा नहीं, अहाँ अपना जगह पर ठीक है, बुरा वाली बात नहीं, लेकिन हम ले छिए अहाँ के बाबा दादा तो अभी है तो ओकरा अभी नहीं जुड़लिए। मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका आपका परिवार क्या है, तो बहुत सके आपका परिवार क्या है, तो हम पति पत्नी छे और कोई नहीं। यो बहुत क्या भाई, हम पति पत्नी छे, हमारे बाल बच्चा है, सो बहुत क्या। किसी से के परिवार से पूछा जाए तो मतलब बताया जाएगा कि बाबा दादा लगाओ का मतलब दादा दादी मतलब दादा दादी लगा का, तो ओहो भ गेले। केकरो से पूछल जाए तो मान लिया दादा दादी मतलब परदादा दादी होते तो ओहो लगा का परिवार। तो परिवार में बताने का कई तरीका हो सकता है। तो इस सब जो होता है, बैठो, इस सब जो होता है क्या होता है, परिवार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी जो होगा तो वो मम्मी पापा भाई बहन लगा कर बता दल के, तो एगो परिवार भ गेले। कोई एक व्यक्ति होगा जब मम्मी पापा दादा दादी लगा कर बता दल के, तो वो परिवार भ गेले। पहले बात सुनो ठीक। कोई व्यक्ति होते कि कोई व्यक्ति होते जब मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सब लगा कर बतेते, तो वो एगो परिवार भेल। बेशक है अलग हो, तो एकर मतलब चाचा चाची दादा दादी वाला कथी भ गेले, हमर भाई बंधु। कथी भ गेले, भाई बंधु तो भ गेले मान लिया, ठीक है। कहीं भ सके परिवार कितना बड़ा है, तो भ सके मान लिया जना कि गांव घर में सुनित होबे अहाँ सब कि हम अभी जैसे मान लिया कोनो जाति के लो लिया, कोई भी जाति है, कहते हम सब अपना जाति में मान लिया 10 घर छिए, जना सुनित हेबे मान लिया 10 घर छिए, हलवाई चाहे मान लिया कुम्हार चाहे यादव 10 घर छिए होता, आ 10 छिए एके मतलब खून के, ये सब बात सुनित हेबे ना। तो एके खून अच्छा अच्छा अच्छा, वो अथी जियो वाला फाइबर वाला जो सिम बेचित रहे, अहाँ बजबे करे छे ना, तो वो अरे जियो अथी नहीं दे है, मान लिया वाईफाई जो पावर नहीं दे है, हाँ अब जे नाम है हो सके तो वो ओकर मान लिया कह के मतलब 26 भाई जो बतेने होते से केना, मतलब ओना थोड़ी होते 26 भाई, मतलब एक एक खून से होते हो। तो जैसे कि मान लिया उनकर दादा के पप्पा हेते, ओते से कहीं जोड़ कर आज 3 4 भाई, पहले तो मान लिया एगो बेटा के एगो आदमी के तो 4 5 गो 6 गो 7 गो भाई होते चले, तो कही छे तो अभी है एगो अत मुसलमान, ओकरा मान लिया एतेक मतलब एतेक खानदान में एते आदमी है जो बुढ़वा अपना पोता के पहचानते नहीं, अपन पोता के केला, तो ओकरा बेटे है 7 8 गो 9 गो, तो 9 गो बेटा है। अब 9 गो बेटा के ठीक है, तो मान लिया अपना पोता के नहीं पहचाने, शायद जे एगो एक आदमी हमरा बतेने रहा, नाम भूल गेलिए हम कुछ, हाँ तो केलहू नहीं है, नहीं कमलपुर के है वो, कब तक ऐसे हम शायद ने, हाँ चंसनपुर के आदमी है वो, मुसलमान है। तो वो अपना मतलब पोता तक के नहीं पहचाने केला, तो ओकरा 7 गो 8 गो कि 9 गो मतलब बेटा छले। अब ओकर सब के जे बेटा होते बुढ़वा केते याद रखते, तो ओकरा बुढ़वा के जे सामान दूरा दरवाजा रहे रखल से ओकरे पोता छिड़िया दिल के या कुछ कह दिल के, तो मतलब बदमस्ती केल के, तो ओकरा पहले मरल के, आ तो बाद में जे पता चल एक दिन बाद कक, तब दोसर दिन पूछे रे तू हमरे पोता हो रे, तो बस समझ आया, तो उसको पता ही नहीं चला भाई केला तो बहुते रहे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ
दादा बाबा लगाकर सब बतेते तो वो भी क्या हो जाएगा, एक परिवार है। मतलब एक एक खून के रहते तो एक प्रकार से देखल जाए तो पूरा कथी भेले, परिवार है। जैसे एक ही माता पिता से 10 गो परिवार आए बन गए, मान लिया 10 घर भ गए, कोनो जाति ल लिया तो 10 घर भेले तो एक प्रकार से वो सब कथी भेले, परिवार है ना। तो परिवार के बारे में जानकारी, यानी हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, यानी बहुत सारे, बहुधा मतलब बहुत, पारिवारिक जीवन को सहज स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही बात कि स्वीकार, जना कहते के बच्चे सबके जब पूछबे उ के है, भाई भाई लागत, मतलब चाचा के बेटा रहते तो कहते भाई लागत, इन्हें कहते नहीं, नो हम भाई नहीं है, ये हमारे चाची के बेटा है। बच्चों सब तेज है, भाई कह दिलक भाई तो कहो हाँ भाई है, नहीं नहीं हमारे भाई नहीं है, हमारे भाई वो है जो कर छोटका भाई रहते से कहते हमारे भाई वो है, ये हमारे चाची के बेटा है ना। तो वह बात, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, यानी पारिवारिक जनों की गिनती। देखो अभी हम बताए कि ऊ केल के अपना परिवार में एकरा सबके गिनती, ऊ केल के ओकरा सबके गिनती, ना दादा बाबा या कोई केल के भसो क्या दादा परदादा सबके गिनती क लेल के तब बतल के परिवार में। तो पारिवारिक जनों, जनों मतलब आदमी, जनों की गिनती अलग अलग, यानी एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलाप में भी भिन्नताएं होती है। भिन्नता तो देखा करे मैंने, यानी परिवार के जब मैं लिए पूछल के तो वो बतल के बाबा दादा तक गिनती केल के, कोई आदमी केल के तो मम्मी पापा तक गिनती केल के, आ कोई आदमी अगर गिनती केल के तो परदादा तक गिनती केल के, कोई आदमी कहते तो परदादों से, है ना, आगा कर देते। अब के बच्चा, जैसे कि पहले के बच्चा सब पता है, बाबा के नाम, बाबा के पापा यानी परदादा के नाम, परदादा के फिर भी पापा के नाम, मतलब। लेकिन आप वहां सबके कहते बच्चा के तो बुझा दो के नाम पूछ देते तो भूल जाए। बात सही है। आप के कुछ बच्चा के बाबा के नाम नहीं रहे पता, बुझियो। नहीं तो पहले मूर्खो यानी कमो पढ़ल लिखल रहे तो एक पूछते नहीं, बाबा के पप्पा के पप्पा के पप्पा तक के ज्ञान रखे छले। अही में से अगर देखल जाए तो बाबा के बाद नहीं जनित हो बहुते बच्चा। सुंदर बात अच्छा कई का सुनाइए दियो, रंजन जनित हो तो पकड़ लेते ना। देखियो बाबा के पप्पा तो मतलब पर बाबा भेले, हाँ पर दादा भेले वो, मतलब भेले भाई। अच्छा बात है। केकरा सबके याद है परदादा के? देखियो बहुते के नहीं परदादा के नाम याद है, बताओ। गलत बात है, क्या गलती कह देते। कम से कम परदादा, बहुत से ज्यादा दादा, सबके नाम याद रखना चाहिए भाई, ठीक है। चलो ठीक है। गिनती एक दूसरे के उनके रिश्ते और उनके क्रियाकलाप में भी भिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही बात। सब आदमी अलग अलग। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में, क्या कई बार तो क्या कह रहा है, लोग जो है भोजन और अन्य संसाधन का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या, कई प्रकार ऐसे परिवार ऐसे भी होते हैं कि लोग भोजन और अन्य कोई भी साधन हो आपस में मिलकर बांट कर, यानी मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। एक साथ रहते भी हैं और एक साथ काम भी करते हैं। हम भूल रहे थे, लेकिन एगो परिवार शायद देखे नहीं रहा, वही बीच प्रचलित रहा, हम भूल गए। कुछ एक जगह रहे कुछ 108 या कुछ परिवार, हाँ राजस्थान में ना, जे ने वास्तविक में रहे हो,
तो अभी भी जहां से परिवार ज्वाइंट हाँ होते भाई, अभियो ज्वाइंट फैमिली बहुत सारा एहन है जो बुझो बढ़िया से निभावे है और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। बिल्कुल सही बात। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। बिल्कुल सही बात। अब दादा के परदादा मतलब दादा के जो बेटा बोले वो तो हमारे संबंधी भेले ना, संधि भेले ना, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अब जैसे हम जो कहली इक्के गो माता पिता से आए 10 गो गुआर भ गए तो 10 गो गुआर जो भ गए मान लिया तो इक्के गो माता पिता से कहल के तो भेले तो अब एक जगह छे एके आदमी बास के लेकिन एकेटा से भ गए कथी 10 गो घर तो जाय तो आप कहा गए जायत कहे ले, लेकिन वो समझा जाए तो क्या है एक ही परिवार का। तो संबंधी को हम क्या कह देते हैं, वो सब संबंधी को जाति या समूह कह सकते हैं। ठीक है। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात। देखो अब पारिवारिक जो होता है, पारिवारिक हमारा परिवार के है तो कथी के खून के रिश्ता भेले। जैसे मान लिया कि अब यहां पर मान लिया कोई हलवाई, चलो यहां भी है कोई, अब एकरा से बनने कथी 5 गो घर या 15 गो घर और ये अलग है खून के, और एकरा से बनले 10 गो घर आ ई सब रहे है कत एके कतो सिमरी या कुछ भी मान लिया तो ई भ गए मान लिया ई है जाति कहते तो सब हलवाई जाति भेले मान लिया। ठीक। लेकिन खून जो कहते तो ई जे है से 15 गो घर वाला कहते हम अपना एक खून के छी। अभी बात समझ में आ रहा है ना। और ई कथी कहते हम जाति कौन है भाई, कहते कि सिमरी में कितने हलवाई है तो कहते 25 घर, चला मुश्किल से 25 घर समझ में आल। लेकिन पूछते कि मान लिया अब एकर खानदान में के सब है कितने दिया आ एकर खानदान में कितने है तो वो बतेते। अब जना नहीं होया कतो से आदमी आल रहे तो दोसर खानदान के भगले ना भाई। ठीक है। तो वही बात है, पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त से संबंधित माने जाते हैं। यानी इसका परिवार जो है जो खून खून का रिश्ता है, यो है हलवाई है लेकिन इसका खून खून का रिश्ता नहीं है। ठीक है। किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन चचेरा मौसेरा आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। जैसे कहने का मतलब क्या, भाई बहन जो होता है तो भाई बहन हुआ जैसे चचा के बेटा बेटी भला भाई कहे छे बहन कहे छे, आ मामा के बेटा बेटी के सेहो भाई बहन कह दे छे, और कथी कहे छे चलो मौसा के बेटा बेटी के सेहो कह दे छे, फूफा के बेटा बेटी के सेहो कह दे छे। मतलब तो कहने का मतलब तो कुछ लोग देखो अब खून खून का रिश्ता जो हुआ से चचा चचा वाला तो हुआ, कुछ लोग इसको ऐसा भी मानते हैं कि अगर फूफो के बेटा मौसो के बेटा या मान लिया कि मामो के बेटा भेले तो खूने खूने का रिश्ता हुआ। लेकिन कई जगहों पर खून खून का रिश्ता वो नहीं। खून खून का रिश्ता तो मतलब क्या कौन हुआ, खून खून के रिश्ता का मतलब आप थोड़ा देखियो तो मतलब खून के रिश्ता कथी, जना मान ली पापा है, पापा है ना, और ये माँ है, तो ये माँ तो कतो से आयल होते तब ना पापा से भेले। बात समझ में आयल। तो ई कतो तो दोसर जगह से आयल होते। तो बात समझ में आ रहा है सबको। तो पहले इसका खून जो रहा है, बात समझो, एगो तो भेले कि मान लिया कि दादाजी तो बैसल है, आई भेले मान लिया पापा चाचा ना,
चचा बहुते भेले, मान लिया 3 गो भेले, तो ये तीनों के जे बाल बच्चा है, एकर बाल बच्चा जे भी होते बच्चा, तो ये तो सब खून खून के रिश्ता भ गए। अब माँ जे आयल हेते तो मान लिया अही में माँ है, अही में चाची है, तो माँ जे आयल हेते तो एकरा बेटा बेटी के तो कहबे करते खून के रिश्ता। और ई माँ जो आई है तो अभी हम की कहलिए, अब मान लिया एकर पापा के जे बहिन है कतो गेले, तो मतलब ई एकर खून आ एकर बहिन के खून तो एक भेल छले। अब ई गेले कतो, मान लिया कतो कोनो शादी भेले, तो एकर मतलब एकर बहिन वाला खून अब उ भोगले कथी पीसी के बेटा अगर भेल होते तो पीसी के बेटा, तो एकर खून यानी एकरा बहिन में, मतलब एकर खून जो है एकरा बहिन में, एकर बहिन वाला खून मान लिया बच्चा में ना, तो यानी एकर बच्चा और एकर बच्चा तो भोगले भाई भाई, तो भोगले ने खून के रिश्ता नहीं भोगले। अब मान लिया कि माँ है, माँ के बहिन कोई, तो माँ के बहन यानी माँ में आ मौसी में खून खून के रिश्ता, तो माँ में मौसी में खून खून के रिश्ता, तो मतलब कि मौसी के बेटा यानी कि माँ के खून मौसी में आ मौसी के खून वाला बेटा में ओकर बेटा यानी कि पापा वाला बेटा के भाव हो के ना। तो कुछ लोग वहां तक की खून का रिश्ता मानता है, लेकिन कुछ लोग मेंटलिटी क्या है भाई, ये कहता है कि हमारे चचा के बेटा भेले त्या कई खून खून के रिश्ता भेल। मतलब बात समझ में आया, लेकिन देखा जाए तो सब एक दूसरे को खून का ही रिश्ता है, तब ना खून खून के रिश्ता है तो कोई कि मामा के बेटा हो, मौसी के बेटा हो, शादी विवाह नहीं हो सके है, नहीं तो कह लेते ना। बात समझ में आया? ठीक है। और उतना ही नहीं, शादी विवाह में देखना कि अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे होता था। ठीक है, तो भाई बहन मतलब क्या, चचेरा मौसेरा फुफेरा है ना, से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं भी, कुछ समाज ऐसा नहीं भी मानते। ठीक है, अब देखिए आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधित विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल सही, इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे, बातों को समझो। इतिहासकार परिवार और बंधुता, परिवार भी हो गया जो भाई बंधु है, बंधुता से संबंधित विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। इनका अध्ययन इसलिए जरूरी हो जाता है, यानी क्या कि परिवार और बंधुत्व के दोनों का विचार में का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। इससे लोगों की सोच का क्या चलता है। अब जैसे देखना कि अब कोई एक के टोला में एक परिवार का आदमी है, उस खानदान हुआ। अब एक के टोला में कोई और है जो भाई बंधु सब है। अब हो सकता है इसका जो सिस्टम है, सोसाइटी है, इसका जो है बात विचार इत्यादि सब अच्छा है। अब भी पहले अब यहाँ के जितने भी लोग हैं इन सब का बात विचार सब जो है सो कुछ मान लो कि रूड टाइप में, हाँ, तब इनका जो बाल बच्चा जो रहेगा भाई इन्हीं के बाल बच्चा के साथ पास में रहेगा, है ना। तो जब रहेगा तो इसका मतलब क्या कि इस पर भी तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि देखो कुछ जो बच्चा के अंदर गुण जाता है, जैसे तुम लोग 10वां में पढ़ता होगा कि जैसे मम्मी जैसा शकल, पापा जैसा शकल, या कोई भाई बहन जैसा शकल होता है ना, किसी न किसी कुछ मिलता है गुण। अब गुण सब जो है मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, मतलब उस सब के गुणों से कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, और कुछ जो बातें होता है उसके अंदर जो जाता है वो किसके अकॉर्डिंग, पर्यावरण के, कि कहाँ उसका पालन पोषण इत्यादि वगैरह हुआ है। ठीक है, तो पड़ेगा ही प्रभाव। ठीक है, पारिवारिक संबंधों को अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इस विचारों ने लोगों के क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा, बिल्कुल किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों का भी असर, यानी इसी तरह जो व्यवहार, तो व्यवहार किसका कैसा है उससे उसका विचार भी पता चलता है। ठीक है, असर डाला होगा, बिल्कुल सही बात।
जिसका व्यवहार जैसा होगा वो आसपास के विचारों पर जो है प्रभाव डालता है ना। अब देखिए पितृवंशिक अवस्था के आदर्श। पितृवंशिक मतलब पिता के वंश, पितृ का मतलब होता है पिता के वंश, होता है मातृवंश, जो माता के वंश। ठीक, क्या होता है समझते हैं, यहां थोड़ा सा समझ लो। पितृवंशिकता का अर्थ है कि वह वंश का परंपरा पिता के पुत्र, पुत्र फिर पौत्र, पौत्र प्रपौत्र, मतलब कि बेटा पोता परपोता, पुत्र पौत्र प्रपौत्र। पुत्र मतलब बेटा, पौत्र मतलब पोता, प्रपौत्र मतलब परपोता। समझ में आया बात, है ना, है ना। तो वही पितृवंशिकता का मतलब क्या, पितृवंशिकता यानी पिता के वंश। तो पिता के वंश का अर्थ क्या होता है कि वंश परंपरा जो पिता के पुत्र यानी पापा के बेटा, फिर पापा के पोता, फिर पापा के परपोता आदि से, ठीक है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। जब मां से वंश जुड़ा होता है तो मातृवंशिकता कहते हैं, और पिता से जो जुड़ा वंश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पितृवंश कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो पितृवंशिकता के बारे में हम लोग, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बंधुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं, बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता यानी भाई बंधु के रिश्तों में परिवर्तन आया। देखो यहां से अब समझने वाला बात सब आएगा कुछ ज्यादा बारीकी से। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता मतलब भाई बंधु के रिश्तों में परिवर्तन आया। बिल्कुल सही बात। एक स्तर पर देखा जाए तो महाभारत इसी की कहानी। क्या कहा कि क्या हम उस बिंदु पर बात करें जब बंधु यानी भाई बंधु के रिश्तों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। जब परिवर्तन आया तो एक स्तर पर अगर देखा जाए तो महाभारत यानी भाई भाई में एक समय महाभारत में ऐसा था, कहने का मतलब कि शांतनु के बेटा जो भीष्म और वेद व्यास के बेटा जो धृतराष्ट्र विदुर ये सब जो था, अब उसके बाद का जो आया वो सब भाई बंधु ना हुआ, जितना भी बनेगा वो सब भाई बंधु। अभी तो समझे किए थे। तो जो भी भाई बंधु जो बना तो अब हो गया परिवर्तन, कुछ ना कुछ बदलाव आ गया परिवार में। उस बदलाव की कहानी ही महाभारत में बताया गया है। यह बांधवों यानी बंधुओं के दो दलों यानी ये जो बांधव मतलब बंधुओं का यानी भाई भाई का दो भाग में बंटवारा, जो एक कौरव और एक पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर के हुए संघर्ष का चित्रण करती है। किसमें, महाभारत में। कहा जाएगा कि महाभारत क्या है, तो महाभारत में जो है यानी कि भाई भाई में दो दल के रूप में बट गया। बंधु जो हो गया क्या, दो दल में बट गया, एक कौरव पक्ष का और एक पांडव पक्ष का। ठीक है, फिलहाल आप याद नाम रहेगा कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। ये कौरव पक्ष क्या होता है, पांडव पक्ष क्या होता है। आगे तो मालूम होता। सुनो थोड़ा सा, एगो कौरव पक्ष, ठीक है, कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के। अब कौरव पक्ष में जो था और पांडव पक्ष में, पांडव का मतलब है तो पांचों भाई तो पक्का। अब पांचों भाई का नाम सब याद करा देगा। एक क्या था भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल,
सहदेव, पांचों भाई तो हो ही गया, और बाकी उससे संबंधित कुछ कुछ होता है, ठीक है। और कौरव पक्ष की बात, तो एक तो कौरव में और एक पांडव, यानी दो दल, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? केकरा केकरा बीच भेल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था जी? ए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मतलब देखो, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध नाम का मतलब पता है तुम लोगों को? घोचूसा का शब्द पहले पता है, इसीलिए कहते चीजों को समझो पहले। प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, जब ये प्रथम कहा, यानी विश्व युद्ध जब ये कहा, तब विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है कि एगो देश में लड़ाई भेल, दूगो देश में नहीं भाई। जब ये विश्व युद्ध कह दिया तो कहीं ना कहीं 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो 100 200 या जो कुछ भी देशों में लड़ाई हो गया, जिसमें से हो सकता है 2 4 गो 5 गो देश वही में और 2 4 5 गो देश वही में। विश्व युद्ध इसलिए ना कहा गया। बात समझ में आया? तो विश्व युद्ध का मतलब होता है कि इसमें 2 गो देश में के बीच नहीं लड़ाई होती भगल, बल्कि 15-20 गो, जैसे 37 देशों के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें कुछ जो है इसमें था, कुछ इसमें था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 14 से 18 में हुआ था, ठीक है। तो कौरव और पांडव पक्ष में भी जो 2 गो पक्ष में महाभारत हुआ, यानी दोनों पक्ष के बीच जो है महाभारत हो गया। अब इसमें कौन कौन आएगा, इसमें भी कौन कौन आएगा, फिलहाल हम समझाएंगे। जैसे उसमें तो इतना समझ लो कि पांडव की बातें हैं, और इसमें कौरव में जो रहा है ना, तो समझो पूरा जितने कंदान खंदान तंदान पंदान रहे सब कौरव में रहे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, या कुल गुरु, अश्वत्थामा, जितना भी कर्ण इत्यादि सब जो रहा है इसी में, मतलब जितने भी बड़ा बड़ा योद्धा छले ने सब एकरे में, और यह बानर छले, ठीक है। असत्य पर चल रहा था। अब सोचने वाली बात यहां यह है कि ये असत्य वाला पार्टी और इस सत्य वाला पार्टी, लेकिन निमन निमन आदमी एकरे में चेक किया तो इसके पीछे कहानी है, ठीक है। चलो खैर समझेंगे उस बाद में, ठीक है। तो फिलहाल 2 दल के बीच हुआ, कौरव और पांडव के बीच भूमि, और अब किसके लिए हो गया, तो भाई जमीन के लिए, सत्ता के लिए। सत्ता मतलब हम राजा बनो तो हम राजा बनो। अब जिस तरह से हम बताए थे कि राजा किसको बनाया गया था, पांडु को। किसको बनाया गया था? पांडु को बनाया गया था। तो पांडु को जो राजा बनाया गया था, लेकिन वो तो था मझला भाई, तो बड़ा भाई के रहते हुए भी पांडु को बना दिया गया राजा। तो क्यों बनाया? तो अंधापन होने के कारण। अब उसका जो बेटा आया ना, फिर पगला, हाँ बीच के बात लऽ कऽ थोपि देबै तो फिर एकरा सबके और घबरा जेतै। उ बात अभी केला लबै छियै? उ राजा कब रहे है? उ राजा तो बाद में बने, उ राजा तो उ रहे नहीं, उ तात्कालीन दो दे कि हम कतौ जाइ छी तो मतलब भैया तू राख तब तक, तो उ राजा भ गेलै। उ बात के कतौ कतौ से देखने छियै, बीच में टपका दै छियै, उ बीच में और दिक्कत कर देते तब ओकरा, ठीक है। देखो यहाँ कौरव और पांडव के बीच भूमि और मतलब लड़ाई जो हुआ किसके किसके कारण से हुआ, यानी जमीन के लोग, मतलब कौरव पक्ष का आदमी कह रहा था, दुर्योधन बानर कह रहा था तोरा एको कनमा नहीं देवो हम पांडव के, कहीं को नहीं देवो, ठीक। और सत्ता में भी हो गया, राजा बनना चाहिए था हर एंगल से युधिष्ठिर को, जो पांडव का बेटा था, क्योंकि वो मतलब महाभारत में झूठ नहीं बोलने वाला व्यक्ति, बिल्कुल सत्यवादी व्यक्ति। कौन? लेकिन एक बेर बाजल है अर्ध झूठ, अति
है? हाँ मतलब वेद रचे है अर्ध झूठ एक बार बजले, ओहो केकरा साथे? गुरु के साथे ना। हाँ। चलो, अर्ध झूठ मतलब आधा झूठ। भूमि और सत्ता को लेकर के हुए संघर्ष का चित्रण करती है कौन? महाभारत। दोनों ही दल, देखो हम लोग महाजन पद जो पढ़े थे, 16 महाजन पद, बजी, मगध, कुरु, पांचाल, ये सब पढ़े थे ना, उसमें से कुरु वंश था, कुरुक्षेत्र था। अब ये जो है मतलब दोनों ही जो है कुरु वंश से संबंधित थे। कौन वंश है? दोनों मतलब कौरव और पांडव, मतलब दोनों कहीं ना कहीं भाई भाई ही है, ठीक। जिनका एक जनपद जो हम लोग देखे थे, ठीक है, पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ। यह संघर्ष ऐसा चला कि बहुत बड़ा एक युद्ध हो गया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें पांडव का जो है सो विजय हुआ। वो तो सत्यवादी था भाई। और उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। बिल्कुल सही बात। पितृवंशिकता जो है महाकाव्य इपिक यानी की रचना से पहले भी मौजूद थी। पितृवंशिकता का मतलब क्या हुआ? अभी जो है तुम ही लोगों के खानदान में, हम लोग के खानदान में जो पितृवंशिकता ही तो चलता है, पहले भी चलता था। मतलब क्या हुआ कि अगर जो है पापा है और मम्मी माँ है, अब जो बच्चा जो होता है, तब मान लो कि संपत्ति पर जो नाम रहता है, संपत्ति पर अधिकार किसका रहता है? बेटा का। फिर इसका बेटा होगा बेटा का, फिर बेटा का, बेटा का, मतलब संपत्ति, मतलब चलता क्या है? अधिकार किसका होता है? से जे रहते तो थोड़ा सा सोचो कि हम जो पीछे जो कहानी बताए, क्यों बच्चा जन्म करना यहां जरूरी हो गया था? से जे रहती तो मान ली वह रानी रहती अपन, वो राजपाट करती रहे ना, या कोनो और एंगल से, और जब मतलब अंबालिका सब रहती तो वो रानी अपन राज करती ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। पितृवंशिकता चलता है, पिता के वंश, ठीक है, की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने, अब महाभारत की मुख्य कथा, महाभारत की जो कथा है ने इस आदर्श को और सुदृढ़ बना दिया। पितृवंशिक मतलब विशाल बना दिल के बात के। पितृवंशिकता में पुत्र की मृत्यु के बाद उसके संसाधन पर राजा के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। अब अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली के अनुसरण करते थे, बिल्कुल सही, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात। अब हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। क्या थी भाई? विभिन्नता थी। क्या विभिन्नता थी? अब ये जो है दिया गया सब है यहां पर, देखो मतलब हर जगह का नाम होगा, जैसे मथुरा है, गंगा है, यहां कपिल वस्तु, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था? लुम्बिनी में हो चले, ठीक है। लुम्बिनी अगर घर नहीं रहे, कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। मतलब कि पुत्र न होने पर दूसरा भाई जो है उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, अब प्रभावती गुप्त याद है?
केकर बेटी? चंद्रगुप्त। केकर पत्नी? तो दूसरे राजा के होते न, बानर ही। रुद्रसेन। कौन? हाँ, है ना। अब उसके बारे में बताया गया जो हम पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि ओकर जो बेटा रहे, है ना, सत्ता का उपभोग करती थी। अब ई जो है से खुद रहे राजा बन गया, रानी तब ना, रानी रानी तब ना कहा चले, तब ना ई आदेश चल भी चले। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यहां ये बताया जा रहा है कि यहां सिस्टम जो चल रहा था कि अगर एक भाई है और उसका बेटा तात्कालिक नहीं है तो बनेगा कौन? मतलब बेटा नहीं है भाई का, मतलब बेटा नहीं है तो उसका मतलब उत्तराधिकारी कौन बन जाएगा? भाई। तब ना धृतराष्ट्र तत्कालीन बना हुआ था, या कोई और भी भाई बंधु बन सकता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, कुछ ऐसी स्थिति आता है विकट परिस्थिति, तब प्रभावती गुप्त जैसी बातें हैं जो वो भी रानी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवार के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते थे। मतलब कहने का कैसा दृष्टिकोण? इस तरह का पितृवंशिकता वाला दृष्टिकोण। ठीक है। धनी लोग भी, या पुरुष, है ना, और ब्राह्मण भी इसी तरह के, है ना। अब उत्तम पुत्रों का प्रजनन, थोड़ा सा इसको भी समझ ले। यहां ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के समय यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेकों हिंदू विवाह संस्करण में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात। मतलब कहने का विवाह जो है तो पंडित जी जो पढ़ा कि अपने से थोड़ी पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ जाति में होता है जो वही जाति के आदमी पढ़े हैं। तो अजय यादव वे पढ़ दे है। जैसे हमरा नजर में जैसे सुन बता दे छे, हमरा नजर में एगो पासमान है, जे पासमान के पासे मान पढ़ दे पंडित जी, वह रहे, पंडित जी नहीं जाए है। लेकिन बाकी कुछ हिंदुओं में जो होता है शादी विवाह इत्यादि होता है तो उनका पूजा पाठ जो होता है तो उनको पढ़ने के लिए कौन? सब यादव में नहीं हुआ है ना, बात तो कुछ सलेमपुरों में सुनने चलिए शायद, है ना। अभी बात उजागर नहीं करक चाहिए, लेकिन कहीं आसपास में अहाँ सब जानित होबे तो ये बात नहीं हुए तो कुछ चीज जो है ना गाँव घर के आदमी सबसे पूछल करियो, रीति रिवाज नियम सब कि कैला हुए है ना की हुए है। अब में से बात सब कहीं अथी हो है केकरो बुरो लग सके है। ठीक है, चलो खैर। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्करण में इसका प्रयोग होता है। ध्यान दो इधर। अब मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं, अब मैं यहां से मुक्त करता हूं, किंतु वहां से नहीं, मैंने इसे वहां मजबूती से, अब यहां वहां क्या है अभी समझेंगे, यहां वहां क्या है। सो मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं, यहां का मतलब क्या है सो अभी समझेंगे। किंतु वहां से नहीं, यहां से मुक्त करता हूं किंतु यहां वहां अभी समझेंगे हम लोग। मैंने इसे कहा मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। मतलब इंद्र जो थे युद्ध और वर्षा के देवता क्या है? इंद्र भगवान ना। यहां का मतलब होता है पिता, सॉरी पिता, और वहां का मतलब पति। बुझलिए? यहां से वहां, यहां मतलब पिता और वहां मतलब
पति, यानी पिता और पति। तो वही बात का, मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं, मतलब पिता के यहां से इसको मुक्त, यानी बेटी के मुक्त कर दिल के ना, और वहां से नहीं, यहां से मुक्त कर दे, मतलब बेटी के एगो मानल गया है दान। वैसे बहुत आदमी अब कहते लड़की सब लो ले ना है, कोनो है ना, वो अलग बात है, लेकिन जो है, हालांकि देखिए ग्रंथ पुराण इत्यादि के अनुसार बताया गया है कि बहुत सारी चीजों, मतलब एक कन्या को जो है दान किया जाता है। माइंडलिटी नहीं लेना चाहिए कि दान किया जाए, अब हम तोरा केकरो दो दिलू तब ओकरा जना तेना राख, कदे शादी में हाँ कह दे, कोई कह सके। तो मतलब कहने का क्या हुआ, अब हालांकि दान की वस्तु नहीं है, उसका भी हक है, ठीक है, सब तरह का सिस्टम है भाई, ठीक है, लेकिन जो बताया जा रहा है, अब कुछ लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियां तो मतलब तुरंत जो है खरी हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको दान, और लड़की कन्या दान करना मतलब पुण्य का काम है। अपने जीवन में कन्यादान, जैसे कि गांव घर में सुने थे कि केकरो जे बेटी नहीं रहे है तो वो कोनो दियाद वाला या कोनो मामा पिसा उसा कोनो वाला लड़की के कन्यादान केलक, ताकि हम, हाँ ठीक है। तो बात समझ में आया। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधु, वधु मतलब लड़की कन्या, वर मतलब हाँ बर, है ना, क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा कीजिए। क्या ये अभिप्राय समान है या फिर इनमें भिन्नताएं आई है। तो विवाह तो इसे हम लोग देखेंगे आगे 8 प्रकार का होता है। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, यह उदाहरण संस्कृति महाभारत के आदि पर्वन, देखो आदि पर्वन का मतलब क्या होता है, प्रथम अध्याय बताए थे ना कि आदि पर्वन वाला बात आएगा, तो क्या प्रथम अध्याय से है, और कौरव पांडव के बीच संघर्ष का चित्रण करता है। मतलब क्या, संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन, जो आदि पर्वन से है, और मतलब क्या, संस्कृत महाभारत का बात जो है आदि पर्वन से है, और महाभारत जो मानी कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई हुआ था उसकी बातें जो है सो महाभारत में बताया गया है। अब देखो यहां थोड़ा सा बात, मस्ती तुम लोग ज्यादा करता है, पूछ देंगे तो दांत चियार देगा पगला सब कहीं के। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, आप यहां से समझो, अगला सब। तो थोड़ा सा अब देखो यहां पांडु और कौन, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र है ना, दोनों में बड़ा भाई के रहा धृतराष्ट्र, लेकिन राजा के रहा पांडु। तब पांडु का जो बेटा होता है कौन कौन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, 5 गो। अभी 5 के पीछे भी कहानी है। और धृतराष्ट्र का बेटा कौन होता है, एगो दुर्योधन और एगो भाभी के जो साड़ी खींचे है अथी में द्रौपदी के, दुशासन। तब न लास्ट में जो है से सीधा थोड़ा की करे, फायर चीर दे है पूरा जो है से फायर का भीम दुशासन के, वो ब्लड निकाल कर लो कर जाए है, तब जो है से ओकर बाल धोए है, द्रौपदी के केस धोए है।
रहे शपथ खा लेना। जब जे एक बार दुशासन ओकरा नहीं करबाक चाहिए चीज, लेकिन अहाँ सब देख लेब एक बार भाई, पगली सब देख लेब एक बार, अच्छा चीज है, इस सबसे कनी ज्ञान होत, बहुत नीमन बात दिल गया है में अगर देखल जाए। अब ई नहीं वो चीज करे लागब तो फिर नहीं देखो तो नहीं देखो, ठीक है। तो कौरव जो था कौन था भाई, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, ठीक है। ना 100 बेटा रहे एकरा, ठीक है। और पांडव उनके बांधव जन थे। पांडव कौन थे, बांधव जन मतलब भाई के बेटा। पांडव कौन था, कौरव कौन था, धृतराष्ट्र के बेटा। पांडव कौन था, धृतराष्ट्र के बांधव मतलब भाई के बेटा। समझ में आ रहा। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र क्या थे, तो एक नंबर में पूछ देगा नेत्रहीन कौन व्यक्ति थे, ऑप्शन दे धृतराष्ट्र। अतः उनके अनुज मतलब छोटा भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, उसके अनुज जो पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, नहीं रहे। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु जब बते नहीं रहे, डरा गए तो कहने ना जल्दी मर जेते, अनहरा रहते ज्यादा दिन तक, अनहरो रहते तो ज्यादा दिन तक, है ना, और ई जहां से जल्दी मर जाते। तो अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक यानी समय से पहले मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बन गए। राजा कौन बन गए भाई, धृतराष्ट्र बन गए। किस कारण से, किस कारण से, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गया और मतलब कोई तो था नहीं, तो भाई फिलहाल, क्योंकि सभी राजकुमार अल्प अस्यक थे, मतलब सभी बच्चा जो रहे मतलब बेटा सब जो रहे सबके तो छोटे छोटे रहे, ठीक ना। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति, क्या हस्तिनापुर के नागरिक यानी हस्तिनापुर के राजा रहे ना, तो हस्तिनापुर के नागरिक जो है पांडव के प्रति अपनी अभिरुचि दिखाने लगा। मतलब चाहे क्या करा, पांडव किया कैला, तब पांडव अच्छा व्यक्ति भाई, पांडव पांचों भाई जो था तो अच्छा था, ठीक है। तो प्रजा हो है ना कि प्रजा चाहे है कि केकरा चाहते, मतलब प्रजा के ऊपर डिपेंड करे ना कि कौन राजा के बनो। तो मान लिया जैसे रामायण में जब जे ई बात जे सुन लेल के कि भरत राजा बनते, तो प्रजा कनी दुखी रहे भगल, अरे के कई जे रहा जे शपथ अथी जे देने रहे तो बेटा मान लिया कहने रहे अपना बेटा के लिए सब, लेकिन सोचल कि राम जे नहीं बनो तो दुखी भ गए, राम बनो, ठीक है। हालांकि ओते भी दुखी ने, वो भी व्यक्ति भरत बहुत बढ़िया व्यक्ति रहे, अभिरुचि व्यक्त करने लगे क्योंकि वे कौरव के मुकाबले अधिक योग्य थे। मतलब अब पांडव को क्यों चाह रहा था लोग, क्योंकि कौरव से कहीं ना कहीं बढ़िया चले, बढ़िया योग्य के चले, सदाचारी थे। इस बात से कौरव में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या बुझे ना, जलन हुआ लगले कि प्रजा ओकरा सबके के लिए चाहे है, ठीक है। अब ज्येष्ठ जो कौरवों में ज्येष्ठ भाई कौन था, एक नंबर में यह पूछो क्या, कौरवों में ज्येष्ठ भाई कौन था, दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया है, वो अलग बात है, अभी फिलहाल बाहो तू राजा बनल छा, वो अलग बात है, लेकिन अपूर्णता के कारण मतलब नेत्रहीनता के कारण आपको राजगद्दी पर नहीं बैठाया गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, अगर, अब देखो वही बात जो बोले हुए थे, अब पांडु का बेटा पांडव, तो अगर पांडु से राजपाट पांडव के हाथ में जाता है तो फिर पांडव से जाएगा उसके बेटा के हाथ में, फिर उसके, तो इसका मतलब उसके खानदान में तो बनता चला जाएगा अपन खानदान,
मतलब अपन तो नहीं चलेगा भाई। तो वही उनके पुत्र, फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है। और हम तथा हमारे पुत्र, और सुनो, हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बिल्कुल बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। क्षुद्र एगो थोड़ा गरीब जाति हुए, जैसे केबट वगैरह सब जो हुए है वही टाइप के। ठीक है। बात क्या कहा समझ में आया ना, कि मतलब अभी बात ओकरा सिखेलकै के जे मामा शकुनी रहे ना, वो बिल्कुल खतरनाक, ओकरा लास्ट में मृत्यु हुई है, खतरनाक मृत्यु। के मारे ओकरा? नकुल या सहदेव शायद मारे। तो बात यहां ये है कि तुम जो ना देखो, मतलब कौरव में केशव छले से समझ में आयल बात, और पांडव में केशव, पांडव पांचों भाई हो गया। आ कौरव, तो कौरव पक्ष के जो दुर्योधन था उसको ईर्ष्या होने लगा कि अभी तत्कालीन मतलब धृतराष्ट्र राजा बना, लेकिन जब पांडव का जो बच्चा है, यदि पांडव जो है पांडु का बेटा, तो वही राजा बनेगा। तो राजा बनेगा तो दुर्योधन को क्या होने लगा? ईर्ष्या, कि हम उसको क्यों बनने देंगे। इसी पर कहीं ना कहीं बात विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस तरह के उद्धरण अक्षर सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं। मतलब क्या? ये बात कौरव का सत्य नहीं था, लेकिन धृतराष्ट्र को सत्य साबित करवा देते हैं, कि मतलब एक प्रकार से माइंड खींच ले अपना तरफ, है ना। कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहां प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। अब चलते हैं विवाह के कुछ नियम पर। उदाहरण पढ़िए और उन सारे मूल तत्वों की सूची तैयार कीजिए जिनका राजा बनने के लिए प्रस्ताव किया गया है। एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था, इनमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है? क्या ऐसे कोई तत्व है जो आपको अनुचित लगता है? अपने अनुसार ही बात है। विवाह के नियम अमर हुआ फिर दो कितना मतलब चलो देखो पढ़ा दे छे क्या। विवाह के नियम, विवाह के नियम वैसे महाभारत में 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। विवाह के 8 नियम है। कितने नियम है भाई? 8 नियम है। ठीक है, 8 नियम है विवाह के। उस 8 नियम में
जो है सो कौन कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह, कौन विवाह? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रजा, ब्रह्म विवाह है ना, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह, ठीक है, प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह सुंदर विवाह। बाकी राक्षस विवाह न, असुर विवाह, और कौन विवाह? गंधर्व विवाह। कौन विवाह? गंधर्व विवाह, गंधर्व, और एक पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, ये 4 विवाह के खराब मानल गया है, बाकी 4 विवाह के अच्छा मानल गया है। ठीक, जिसमें से हम लोग देख भी लेंगे कुछ विवाह के बारे में। वैसे विवाह का भी अलग अलग प्रकार है सबका, और भी कई नाम है इस सबका, लेकिन मुख्य रूप से महाभारत में 8 विवाह का प्रचलन यानी बातें हैं, जिसमें से ये है। ठीक है, एक जो पूछा जाएगा, एक भीम और हिडिंबा। भीम का विवाह किसके साथ हुआ था? हिडिंबा राक्षसनी के साथ। तो ओकरा साथे पूछे 1 नंबर में क्वेश्चन कि हिडिंबा के साथ भीम का विवाह कैसा विवाह हुआ था? तो गंधर्व विवाह हुआ था। ठीक, ठीक ना? चलो लिखना है तो लिख लो इसको, पढ़ा दे कि क्या करे, छोड़ दे? छोड़ दे, हटो। नहीं,